हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना अमन सर और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि 29 जुलाई 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन आर गिवन है इस सेट पे 1 to 60 तक की, जिसमें एलिमेंट्स गिवन है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं और कह रहा है जो रिलेशन है वो इसी सेट से इसी सेट की तरफ मूव कर रहेगा। अगर इसमें इसको मैं मान लूँ सेट ए, तो जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए टू सेट ए ही मूव करेगा। ठीक है, जहां पे जो रिलेशन है वो आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां पे गिवन है दैट ए कॉमा बी, जो रिलेशन की ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, उसमें बी की वैल्यू पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, जहां पे पी और क्यू जो है वो आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए और वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब 3 से बड़े या 3 के बराबर होना चाहिए पी और क्यू, और वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट बी के बराबर होना चाहिए। और ये बात ध्यान से देखिएगा कि जो रिलेशन आर है उसमें उसमें आपका जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, तो जो बी की वैल्यूज है वो आपकी इसी सेट में से लाई करेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो बी की वैल्यूज होंगी यानी कि जो पी इंटू क्यू की वैल्यूज होंगी उसको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि वो आपकी 1 से 60 के बीच में ही लाई करे। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए के बारे में यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, तो मैंने कहा ए की जो चॉइसेस है वो हो जाएंगी टोटल 60। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए हो जाएगी आपकी यहाँ से 60। और बी के लिए क्या गिवन है आपको, पी और क्यू का प्रोडक्ट। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या करेंगे, इसमें केसेस बनाएंगे। अगर हम लोग पी की जगह पे 3 लेते हैं तो क्यू की जगह पे ऐसी क्या क्या प्राइम वैल्यूज ले सकते हैं जिसकी वजह से पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन और इक्वल टू 60 हो हमेशा। तो मैंने कहा मैं क्यू की जगह पे रख सकता हूँ 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 लास्ट मैक्स, क्योंकि 3 इंटू 19 हो जाएगा आपका किसके बराबर, 57, और ये हमारा लेस देन 60 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे 23, तो वो जो आपका पी और क्यू का प्रोडक्ट है वो आपका एक्सीड कर जाएगा 60 को, जो कि बी की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, जब पी की जगह पे 3 रखेंगे तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चॉइसेस। बात करते हैं पी इक्वल्स टू 5 के लिए। जब p इक्वल्स टू 5 की बात करेंगे तो आप बताओ क्यू की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, 5, 7 और 11 ओनली, क्योंकि मैक्सिमम 11 इंटू 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। और जैसे ही आप 13 रखेंगे तो 13 इंटू 5 विल बी 65, जो कि इस वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा। तो इस वजह से क्यू के पास केवल 3 चॉइसेस रहेंगी। तो यहाँ से कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे हम लोग को, 3। यहाँ से मिले थे 7। यहाँ की बात करें, जब हम लोग पी की जगह पे 7 रखेंगे तो क्यू की जगह पे भी मैक्सिमम हम लोग 7 ही रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकलौती वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो p की वैल्यू 7 और q की वैल्यू 7, तो यहाँ से भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक केस मिलेगा। तो टोटल कितने केसेस हो जाएंगे p और q की वैल्यूज के, दैट विल बी 11 केसेस। अब आप ये मत सोचिएगा सर हम लोग p की जगह पे अगर 7 रख रहे हैं तो q की जगह पे हम लोग 3 भी तो रख सकते हैं, तो वो केस हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। अब p और q में से कोई भी एक आपका 3 हो सकता है, या हो सकता है दोनों 3 हो जाए, तो वो केस आप देखिए यहाँ पे आ चुका है 3,3, 3,5, 3,7। तो अगर आप q को 7 ले रहे हो तो आप p को 3 लोगे, और अगर आप p को 7 ले रहे हो तो आप q को 3 ले चुके हो ऑलरेडी। तो p की जगह पे अगर आप 7 ले रहे हो तो q की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप 7 ले सकते हो। तो यहाँ पे टोटल कितने केसेस हो जाएंगे, 7 + 3 + 1 11, 11 और a की कितनी चॉइसेस थी, 60। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे हमारे ऑर्डर पेयर, 60 इंटू 11, दैट विल बी इक्वल टू 660। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है 2 + 3i के बराबर, और कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, z की पावर 5 + z बार की पावर 5 इज इक्वल्स टू। तो मैंने कहा भाई क्या एक काम करते हैं, z की जो वैल्यू उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 + 3i की पावर 5 + 2 - 3i की पावर 5। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होगा। जब यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे सारे टर्म्स आपके हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो सेकंड वाला पॉजिटिव वो सेकंड वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जो फोर्थ वाला पॉजिटिव वो फोर्थ वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म्स है वो जोड़ के 2 बार हो जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ से ट्वाइस। जो पॉजिटिव टर्म्स थे वो क्या क्या हो जाएंगे, 5c0 2 की पावर 5, 5c2 2 की पावर 3 और 3i का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5c4 और 2 की पावर 1 और 3i की पावर 4। सिर्फ यही 3 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे और जो कि जुड़ जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे। जब आप इन सब का सम करेंगे देखिए क्या होगा, 2 की पावर 5 विल बी 32, 5 से 2 की वैल्यू थी 10, 2q विल बी 8 और 3i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -9। यहाँ की बात करें 5c4 की वैल्यू थी 5, 2 की पावर 1 विल बी 2 और 3i की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 के बराबर। जब आप सबका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 244 के बराबर। सो 244 इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद ए पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी। बताया गया ये दोनों मैट्रिसेस 3x3 नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, सच दैट ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स, जहां पे बताया गया ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आपका जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें बताना है ऑप्शंस में कि हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे ax = 0 वाले,
उसमें यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा या फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा या नहीं। तो एक काम करते हैं, ए बी आपको जीरो मैट्रिक्स गिवन है, तो ए बी अगर जीरो तो मैंने कहा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ले लूँ तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अगर ये जीरो के बराबर तो यहाँ से दो केसेस निकलेंगे, या फिर मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं है तो यहाँ से इकलौता केस क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब है जो आपका बी मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया कि बी और ए दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस। अब अगर मॉड ऑफ बी आपका जीरो के बराबर नहीं है तो ए के पास सिर्फ सिंगल चॉइस बचेगी क्या, कि उसको जीरो के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा ये केस भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ए भी हमारा नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स था। तो अब यहां से पता चलता है कि अगर ये जीरो तो ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो तो ये जीरो नहीं होगा। तो यहां से पता चलता है कि एट द सेम टाइम ये दोनों कैसे होना चाहिए, इन दोनों का डिटर्मिनेंट होना चाहिए जीरो के बराबर। तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो ax इक्वल्स टू जीरो, ये जो हमारी इक्वेशन होगी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो आपका कैसा आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका जीरो के बराबर आ रहा है। जब ये उधर जाएगा डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, काफी बड़ी इक्वेशन दिखाई दे रही है और उसकी वैल्यू 1/256 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ए का यूज हुआ है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/20 माइनस ए माइनस 1/40 माइनस ए, सॉरी इसको लिख सकते हैं 1/40 माइनस ए माइनस 1/20 माइनस ए, ये भी कर सकते हैं, या फिर 1/20 माइनस ए माइनस 1/40 माइनस ए भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे हो जाएगा 20 माइनस ए इंटू 40 माइनस ए, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस ए माइनस 20 माइनस माइनस प्लस ए, ये इससे जाएगा, बचेगा क्या 40 माइनस 20 विल बी 20, तो 20 बचेगा ना यहाँ से। तो जो 20 आपका ऊपर बच रहा है उसको आप क्या करो, बाहर कॉमन ले सकते हो 1/20 के फॉर्म में, ताकि हमारी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो वही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, दोनों पार्ट्स को ब्रेक करेंगे और जैसे ही ब्रेक करेंगे ऊपर 20 आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को 1/20 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखिए, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ऊपर आपका जो 20 आएगा, जो 20 आएगा वो आपका नीचे आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसको लिख सकते हैं पहले वाले पार्ट को 1/20 माइनस ए माइनस 1/40 माइनस ए प्लस 1/40 माइनस ए माइनस 1/60 माइनस ए एंड सो ऑन। जो लास्ट पार्ट था उसको लिख सकते हैं 1/180 माइनस ए माइनस 1/200 माइनस ए। यू कैन सी पहले वाले एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म से सेकंड का फर्स्ट कैंसिल आउट हो रहा है, फर्स्ट के सेकंड से सेकंड का फर्स्ट, पूरी एक चेन बन जाएगी, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/20 माइनस ए माइनस 1/200 माइनस ए। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200 माइनस ए माइनस 20 प्लस ए से ए चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, देखिए 1/20 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। जब आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 200 माइनस ए, 200 माइनस ए और आगे हो जाएगा आपका माइनस 20 और आगे हो जाएगा आपका प्लस ए इक्वल्स टू 1/256। ये आपका ए से ए चला जाएगा तो 200 माइनस 20 विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 180, 180 से 20 जाएगा 9 टाइम्स में, तो ये आपका उधर मल्टीप्लाई होगा 256 इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए विच विल बी इक्वल्स टू 256 इंटू 9। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 220 ए प्लस 1696 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं फ्रॉम श्रीधराचार्य मेथड, आराम से निकल आएंगे। तो उसके दो रूट्स आ जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी एक 8 और एक आ जाएगी 212। तो ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमें बताना क्या था ए की मैक्सिमम वैल्यू। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 212। सो आवर आंसर विल बी सी पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 अल्फा ई की पावर x प्लस बीटा ई की पावर माइनस x प्लस गामा साइन x अपॉन x साइन स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 के बराबर गिवन है। जहां पे अल्फा बीटा गामा गिवन है आपको रियल नंबर्स, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो बेसिकली हम लोग को अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशंस गिवन है इसमें हमें बताना कौन सा रिलेशन हमारा सही नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आप एक काम करो, इसमें आप एक्सपेंशन का यूज कर दो, तो देखिए अपना काम हो सकता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बीटा ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स, तो जहां पे ऑड पावर्स ऑफ एक्स थी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे इवन पावर्स ऑफ एक्स थी वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और गामा की बात करें, गामा के साथ क्या मल्टीप्लाइड था, साइन एक्स, तो साइन एक्स के एक्सपेंशन का यूज कर दो तो क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब कह रहा है एक बात बताइए, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका एक्स क्यूब है, तो आप मुझे बताओ इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो किसके बराबर आ रही थी, वो आ रही थी 2/3 यानी कि फाइनाइट नंबर के बराबर। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो ऊपर एक्स का कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स आपके कैसे होने चाहिए, और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी, कांस्टेंट एक्स के कोफिशिएंट्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, 0 के बराबर, ताकि अगर एक्स का कोफिशिएंट हमारा ऊपर रहा और नीचे एक्स क्यूब रहा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, जिसकी वजह से ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरी लिमिट हो जाएगी अनडिफाइंड। लिमिट को लेकिन कैसा बनाना है, फाइनाइट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना पड़ेगा। आप ऊपर से कैलकुलेट करके बताइए कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अल्फा और यहां से हो जाएगा आपका बीटा ओनली, यहां पे आपका कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 के बराबर। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एक्स इंटू अल्फा यानी कि प्लस अल्फा, यहां से हो जाएगा माइनस बीटा और यहां से हो जाएगा प्लस गामा, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपका 0 के बराबर, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको भी 0 करना चाहिए, तो अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है, तो अल्फा बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि अल्फा बाय 2 और यहां से मिलेगा बीटा बाय 2, क्योंकि यहां पे जितने भी एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो एक्स की पावर ऑड में है, तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट आपको यहां पे नहीं मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 भी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 ये एक इक्वेशन है, और अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल 0 ये दूसरी इक्वेशन है। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा अगर ये दोनों 0 के बराबर है यानी कि कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो बचेंगे क्या टर्म्स, बचेगा अल्फा इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहां से बचेगा बीटा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और यहां से बचेगा गामा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन कर लूं, अगर मैं इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से एक्स क्यूब कॉमन कर लूं तो अंदर बचेगा आपका अल्फा बाय 3 फैक्टोरियल, यहां बचेगा आपका माइनस बीटा बाय 3 फैक्टोरियल और यहां बचेगा माइनस गामा बाय 3 फैक्टोरियल, और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उसमें एटलीस्ट एक्स की पावर 4 तो जरूर होगा, आगे जितना भी एक्सपेंशन होगा उससे मतलब नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऊपर x की पावर 4 और आगे फर्दर पावर्स ऑफ x हैं तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में बाकी सारी पावर्स हो जाएंगी 0, और ये जो एक्स क्यूब है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा अल्फा बाय 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा बाय 3 फैक्टोरियल माइनस गामा बाय 3 फैक्टोरियल। ये आपका कैसा होना चाहिए, 2/3 के बराबर। तो यहां से अल्फा बाय 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6, तो अल्फा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6 माइनस गामा बाय 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2/3 के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, और ये एक इक्वेशन थी आपकी, और यहां से अल्फा की वैल्यू आप माइनस बीटा के टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। तो जब आप अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आपको पता लगेगा दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आप इसको निकाल सकते हो, ये काम आपका कैलकुलेशन वाला, ठीक है। तो इसको जब आप निकालेंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप क्या करो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज से अपने रिलेशंस को चेक कर लो, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -2 है। तो ऑप्शन ए चेक करोगे तो हो जाएगा आपका 1 + 1 + 4 6, ये सही है, यानी कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अल्फा बीटा यानी कि -1 और बीटा गामा यानी कि +2, तो -1 + 2 विल बी 1 और गामा अल्फा क्या हो जाएगा -2, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका -1 और +2 यानी कि +1 और यहां से हो जाएगा -2, तो +1 + 1 2 और 2 - 2 विल बी 0, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं तो अल्फा बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 बीटा अल्फा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा स्क्वायर की सॉरी गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो -1 × 4 विल बी -4, गामा अल्फा स्क्वायर, गामा की वैल्यू क्या है हमारी -2, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो -2 और आगे आ जाएगा आपका +3, तो +3 -2 विल बी +1 +1 और +1 दैट विल बी 2 2 - 4 विल बी -2, तो -2 आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत है तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप अगर ध्यान से देखें तो 2 sin x + cos x इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद हो, इसमें क्या करते थे, इसका सब्स्टिट्यूशन होता था कि tan x/2 को t मान लो, इसका सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट क्या होता था, tan x/2 को t सब्स्टिट्यूट कर लो। कैसे, देखिए, तो sin x जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो tan x/2 के फॉर्म में। sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2।
cos x की बात करें तो cos x को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। तो आप ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाय 2 के फॉर्म में। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 4 tan x बाय 2 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर। जब सबका सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 tan x बाय 2 प्लस 4। बहुत सिंपल सा स्टेप है, tan x बाय 2 को t मान लो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाय 2 dx आपका 2 dt के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते होगे, इससे और इससे आपका जो 2 कॉमन आएगा वो ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा dt, नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ बचेगा आपका प्लस 2। तो आप देख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 को लिख सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ यू कैन सी, जो आपकी लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। जब आप tan x बाय 2 को t मान रहे हैं तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जब आप x की जगह पे पाई बाय 2 रखेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाय 4 जिसकी वैल्यू थी 1। तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है t प्लस 1। तो tan इनवर्स x प्लस 1, अपर लिमिट इज 1 एंड लोअर लिमिट इज 0। तो जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2, और जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू थी माइनस पाई बाय 4। सो दिस इज अवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कर्व है वो y इक्वल्स टू yx, जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो हमें बताना लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e की पावर x इंटू yx वो क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 प्लस ई की पावर 2x को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ RHS के, तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 dx, क्योंकि यहाँ पे y का जो फंक्शन है मल्टीप्लाइड x का वो क्या है 1। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x होना चाहिए था। आप मुझे बताओ, अगर आप e की पावर x को t मान लेंगे तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा dt, तो ऊपर हो जाएगा आपका dt और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स t के बराबर, और t की वैल्यू क्या थी e की पावर x के बराबर। तो अल्टीमेटली इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स e की पावर x और प्लस c। अब ये कर्व आपका पास कर रहा था इस पॉइंट से 0, पाई बाय 2 से, तो उससे हम लोग को c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, और y की जगह पे रखेंगे आप अपना पाई बाय 2, तो e की पावर 0 विल बी 1 और बचेगा यहाँ से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 के बराबर। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से y इंटू ई की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाय 4। c की वैल्यू क्या है, ये पाई बाय 4। अब हमें बताना क्या था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e की पावर x इंटू y, यानी कि yx फंक्शन। तो y इंटू ई की पावर x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स e की पावर x प्लस c। तो आप देख सकते हैं c की वैल्यू क्या थी पाई बाय 4, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाय 4। जब आप लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है हमारी पाई बाय 2 के बराबर। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। सो दिस इज अवर आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में बताया एक लाइन L है जो कि पास कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन से, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास कर रही है लाइन L, और वही लाइन L आपकी पास कर रही है पॉइंट 1,1 से भी। अब कह रही अगर वो लाइन टच कर रही है, लाइन L अगर टच कर रही है इस सर्कल को, तो इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी बताइए। तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा गया, काफी लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एक ऐसी लाइन जो कि पास हो रही हो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, उसको हम लोग बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन। तो वो क्या हो जाएगी L1 प्लस लैम्डा L2, तो bx प्लस 10y माइनस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस लाइन इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन जो आपकी L है वो आपकी 1,1 से भी पास कर रही है, तो आप x और y की जगह पे 1,1 सेटिस्फाई कराओ। तो जैसे ही आप 1,1 सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी b+2। बहुत सिंपल है, लैम्डा की वैल्यू b+2 आएगी, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाइड x y और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो ये जाएगा 3b प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3b माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी लाइन की इक्वेशन। अब ये लाइन हमारी टेंजेंट हो रही थी इस सर्कल पे,
तो मैंने कहा अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट हो रही थी तो मैंने कहा सर्कल के सेंटर से इस लाइन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए सर्कल के रेडियस के। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 17 जब इस तरफ आएगा तो इसको लिख सकते हैं 4/√17 का होल स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 4/√17। अब आप क्या करो, इस लाइन को सॉरी 0,0 को इसमें सेटिस्फाई कराओ, ठीक है ना। 0,0 को जब सेटिस्फाई कराएंगे तो जाएगा डिटरमिनेंट सॉरी मॉडुलस ऑफ 0 - 0 - 8। तो -8 का मॉड क्या हो जाएगा 8 के बराबर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3b + 4 का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3b - 4 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बहुत थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर करा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 के बराबर। अब देखिए हमें b की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें b स्क्वायर की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि हमें एसेंट्रिसिटी बतानी है इस एलिप्स की, और एसेंट्रिसिटी क्या होती है कि √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर, है ना। तो b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी सिर्फ हम लोग को। तो इसको सॉल्व करने के बाद b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 2 के बराबर। तो b स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/5। तो 1 - 2/5 विल बी इक्वल टू 3/5। तो √3/5 विल बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स। तो √3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट ए का ऑन दिस प्लेन, वो आपको गिवन है -2, 7/2, 3/2 के फॉर्म में। कह रहा है अगर पॉइंट ए हम लोग को गिवन है तो पॉइंट ए की डिस्टेंस बताइए फ्रॉम दिस प्लेन पी मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाए हमारे 3, -1, -4। मतलब पॉइंट ए की डिस्टेंस बतानी इसी प्लेन से इस लाइन के अलोंग जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 3, -1, -4। तो उसका डायग्राम समझिए। ये रहा अपना पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए ये रहा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2, 7/2, 3/2। ये हमारे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, अगर मैं ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो ए बी लाइन है दैट इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो अगर नॉर्मल के अलोंग है तो मैंने कहा यहां से मुझे एम और एन की वैल्यू पता चल सकती है। तो जो एम और एन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो एम और एन की वैल्यू आराम से पता चल सकती है। जो हमारा एक्स है यानी कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो है ना, वो हम लोग को 2 गिवन है। यहां से वाई और जेड वाले भी निकल जाएंगे कोफिशिएंट, देखिए कैसे। तो आप मुझे बताओ ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो -2 -+1 यानी कि -1। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से 7/2 -4 की, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू -1/4 -1/2। और यहाँ से बात करेंगे 3/2 -3 की, दैट विल बी इक्वल्स टू -3/2। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आ जाएंगे आपके 2, 1, 3। अब ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं वो अगर आपके 2, 1, 3 आ रहे हैं तो मैंने क्या बताया, ए बी नॉर्मल के अलोंग है, प्लेन के नॉर्मल के अलोंग है। तो मैंने कहा जो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या थे 2, m, n। तो 2 तो हम लोग को पता था और m और n की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1 और 3। तो m और n की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है वो आ चुके हैं, क्या 2, 1, 3। अब बात करते हैं एसी लाइन की। एसी लाइन, जो एसी लाइन है यानी कि हमें क्या बताना था, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके 3, -1, -4, 3, -1, -4। तो मैंने कहा ये जो आपकी लाइन है ये आपकी पास कर रही है पॉइंट ए से और इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है 3, -1, 4। तो मैंने कहा लाइन एसी की इक्वेशन निकाली जा सकती है। x - x1, x1 आपका क्या है -1, तो x + 1/3 इक्वल्स टू y - 4/-1 इक्वल्स टू z - 3/-4। और ये जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, अब इसका इंटरसेक्शन बताना था प्लेन के साथ। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालते हैं। तो इस पूरी लाइन को क्या करेंगे, लैम्डा के बराबर लेट करेंगे। तो जनरल पॉइंट हमारा सी आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट 3 λ - 1 -λ + 4 -4 λ + 3। ये हो जाएगा हमारा जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। अब अगर मुझे प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बताना था इसी लाइन का जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हो और वो लाइन ए से पास कर रही हो, तो क्या करेंगे, इसी जनरल कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे हम लोग अपने प्लेन पे सेटिस्फाई कराएंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारी, प्लेन की इक्वेशन थी हमारी 2x + my + nz, जहां पे m और n की वैल्यू आ चुकी क्या 1 और 3। तो 2x + y + 3z इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन थी, सॉरी इक्वल्स टू 4 हमें गिवन थी। तो क्या करेंगे, x, y और z की जगह पे ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे मिलेगी, तो 9, 4 से पहले ये 4 जाएगा, 9 - 2 विल बी 7, 7 आपका उस तरफ जाके हो जाएगा -7। इधर की बात करें तो 6 लैम्डा - 12 लैम्डा विल बी व्हाट -6 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा यानी कि -7। तो -7 लैम्डा इक्वल्स टू -7 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो जैसी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट विल बी व्हाट 2, 3, -1। तो 2, 3, -1 ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सी के। अब मैंने कहा सी का और ए का डिस्टेंस निकाल लो आराम से, तो आपको AC की लेंथ मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू √26। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स ए और बी गिवन है, जो वेक्टर्स के हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है ए और बी वेक्टर्स के, और बताया जा रहा है एक वेक्टर सी है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस पूरी इक्वेशन को। कह रहा है अगर बी और सी नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कह रहा है वैल्यू ऑफ लैम्डा बताओ। तो आराम से बता सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर ये बी प्लस लैम्डा सी के बराबर है तो आप मुझे ये बताओ ये जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसके ऊपर ब्रैकेट किसके ऊपर लगा, बी और सी के ऊपर, यानी कि ये वेक्टर हो जाएगा आपका इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो ये जो आपका वेक्टर ये इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ये किसके बराबर है, बी प्लस लैम्डा सी के बराबर। कंपैरिजन करेंगे तो आपका यहाँ जो बी वेक्टर कोफिशिएंट है वो क्या है 1, यहाँ पे क्या है ए डॉट सी, तो ए डॉट सी की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी माइनस लैम्डा के बराबर, मतलब माइनस ए डॉट बी हमारा लैम्डा के बराबर, तो ए डॉट बी हमारा माइनस लैम्डा के बराबर। ए और बी वेक्टर हम लोग को गिवन है, कुछ नहीं करना है, ए और बी का डॉट करा दो, तो 3i प्लस जे कैप डॉट आई प्लस 2j प्लस के कैप। जब आप दोनों का डॉट कराएंगे तो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, और आ जाएगा आपके माइनस साइन, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -5 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू -5, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में बताया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर एक पॉइंट ए से, जो कि नॉर्थ पे, उस टावर के नॉर्थ पे, ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है अल्फा, और पॉइंट ए के जस्ट वेस्ट से 9 यूनिट्स दूरी पे वेस्ट पे एक पॉइंट बी है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी है, उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और आपका cos इनवर्स 3/√13। बहुत सिंपल है, ये टावर है, इसके नॉर्थ साइड पे एक पॉइंट ए है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर कितना हो रहा है अल्फा। इसी पॉइंट ए के वेस्ट पे इस साइड पे एक पॉइंट बी है 9 यूनिट्स की दूरी पे, 9 यूनिट्स की दूरी पे, जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर वो आपका हो रहा है cos इनवर्स 3/√13। तो आप कह रहा है कि अगर बी का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस अगर टावर से 15 यूनिट्स है, यानी कि टावर के बेस से 15 यूनिट्स है, तो कह रहा है कॉट अल्फा की वैल्यू बताओ। तो आराम से बता सकते हैं, देखिए क्या करेंगे। ये रहा अपना टावर जिसकी हाइट मैंने मान ली h के बराबर, इसका बेस मैंने मान लिया o के बराबर, ठीक है। ये पॉइंट ए रहा इसके नॉर्थ पे ए पॉइंट रहा, इसका डिस्टेंस नहीं गिवन है। ये पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा लिखा है यहाँ पे अल्फा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका अल्फा। इस ट्राइंगल POA को मैं बाहर निकालता हूँ, ये POA आ गया, ये एंगल अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट की बात करते हैं, अभी हम लोग टावर की हाइट भी निकालेंगे, और बात करते हैं बेस की, तो बेस भी निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसी ए के वेस्ट में एक पॉइंट बी है जिसका डिस्टेंस ए से कितना 9 यूनिट्स, और उसका टावर से डिस्टेंस कितना है 15 यूनिट्स। तो अगर मैं ट्राइंगल OAB की बात करता हूं तो ट्राइंगल OAB कहां हो जाएगा, ये रहा OAB। ये लेंथ आपको 15 गिवन है, ये लेंथ आपको 9 गिवन है। ए से बी का डिस्टेंस 9 है, ओ से बी का डिस्टेंस 15 है, तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी √144 के बराबर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो OA यानी कि हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी आपकी h विच इज इक्वल टू 12। तो सॉरी OA आ जाएगा, OA आपको ये लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये लेंथ अगर आपकी 12 के बराबर आ रही है तो आपको यहाँ से हाइट आराम से पता चल सकती है। देखिए कैसे, अभी बताता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल OAB की, तो ट्राइंगल OAB जो हम लोग को यहाँ पे गिवन था उससे हम लोग को OA की वैल्यू 12 मिली। अब OA की वैल्यू 12 मिली है तो आप मुझे बताओ, तो OA अगर आपको 12 मिल गया तो ये वाला ट्राइंगल जो POA है, ये वाला POA जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका अल्फा था पॉइंट ए से, उसमें हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि OP की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। OP की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो OP इज द हाइट ऑफ द टावर, OP की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब देखिए वो कैसे आएगी। अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, तो यहां पे जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है पॉइंट बी पे, वो क्या गिवन है, बीटा। अगर मैं cos बीटा को मान लो 3/√13, भाई आप एक बात बताओ, एंगल आपको क्या गिवन है, एंगल आपको गिवन है cos इनवर्स 3/√13। तो अगर मैं cos बीटा की बात करूं तो cos बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा विल बी इक्वल टू 3/√13। तो अगर cos बीटा 3/√13 है तो ये 3 होना चाहिए और ये आपका √13 होना चाहिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 2 के बराबर। तो tan बीटा क्या हो जाएगा 2/3, तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3 के बराबर। अब आप मुझे बताओ यहां से जो पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था टू द टॉप ऑफ द टावर P पे, वो कितना था, बीटा था। तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता, सॉरी यहां पे अगर मैं टेंजेंट का tan रूल का यूज करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हाइट अपॉन बेस। बेस कितना हम लोग को 15 गिवन है,
हाइट ऑफ द टावर हम लोग ने h के बराबर मान ली, और वो किसके बराबर है, 2/3 के बराबर। तो 2/3 इक्वल्स टू h/15 होगा, तो यहां से जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 के बराबर। ये आ गई हाइट ऑफ द टावर h। अब हाइट ऑफ द टावर h आ चुकी है, ठीक है ना, और हम लोग OA पता कर चुके हैं। क्या OA की वैल्यू पता कर चुके हैं 12 के बराबर। OA की वैल्यू क्या पता करी, 12। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है जिसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला है, इसमें OA आपका 12 है और हाइट ऑफ द टावर 10 आ चुकी है। आपको बताना क्या था, कॉट अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस 10/12, तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा 12/10 यानी कि 6/5 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा विल बी इक्वल टू 6/5। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के साथ इक्विवेलेंट है, मतलब ये किस ऑप्शन के साथ, किस स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे, P एंड Q देन, इफ P एंड Q देन P एंड R, ये जो आपका एक स्टेटमेंट है इसको आप क्या लिखते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप इफ P देन Q की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q के, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इफ दिस देन दिस का हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड R, ये लिख सकते हैं। तो निगेशन साइन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे आपका रह जाएगा और P एंड R। अब इसकी बात करें एक बार, निगेशन ऑफ P का हम लोग क्या करेंगे, और लेंगे P एंड R के साथ, और एक बार क्या करेंगे निगेशन ऑफ Q का और लेंगे P एंड R के साथ। तो P एंड R अगर आप निगेशन ऑफ Q के साथ और ले रहे हो तो अल्टीमेटली वो निगेशन ऑफ Q के इक्विवेलेंट ही होने वाला है। उसके बाद इसकी बात करें तो इस वाले स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और P, एक बार हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड R, है ना, सॉरी और R आ जाएगा, निगेशन ऑफ P और R, यहाँ पे बीच में एंड आ जाएगा, निगेशन ऑफ P और P एंड निगेशन ऑफ P और R, और निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। अब अगर इस वाले स्टेटमेंट की बात करें निगेशन ऑफ P और P, तो ये स्टेटमेंट हमेशा कैसा होने वाला है, ये हमेशा एक ट्रू होने वाला है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं इसकी तो ये स्टेटमेंट जैसा भी होगा, अगर उसका आप एंड इसके साथ कर रहे हो, अगर आप उसका एंड इसके साथ कर रहे हो तो आप मुझे बताओ निगेशन ऑफ P और P, निगेशन ऑफ P और P ट्रू और फॉल्स क्या होता है, हमेशा हमेशा ट्रू होता है, ट्रू के इक्विवेलेंट। तो जब आप ट्रू का एंड लेते हो किसी स्टेटमेंट के साथ तो वो उसी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा पार्ट है ये बराबर हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ P और R और निगेशन ऑफ Q के। तो मैंने कहा एक बार आप कर लो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और एक बार आप कर लो और R को अलग कर लो, एक बार आप अपना निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q को अलग कर लो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो इससे आप पूरे से निगेशन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका P एंड Q और R। अब क्या हो जाएगा, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड Q और R। तो इसको क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट में, इसको लिख सकते हैं इफ P एंड Q देन R, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट होता है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q और R के इक्विवेलेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था ये आपको गिवन था ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक सर्कल, एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर जो है इसके वर्टिसेस a,3 b,5 और a,b गिवन है, और जहाँ पे गिवन है दैट ab इज पॉजिटिव bp 1,1। तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है जो सर्कम सेंटर है ट्राइंगल का उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1,1, और जो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है a,3 b,5 और a,b। अब कह रहा है अगर लाइन AP इंटरसेक्ट करती है BC को एट पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है k1, k2, है ना। तो कह रहा है k1 प्लस k2 की वैल्यू बताइए। तो हम लोग को क्या करना है, AP को इंटरसेक्ट कराना BC के साथ। ध्यान से देखिए ये रहा हमारा ABC ट्राइंगल। अब A और P ये जो इन दोनों पॉइंट्स जोड़ने वाली लाइन है वो BC को कट कर रही है एट पॉइंट Q। मुझे नहीं पता पॉइंट Q क्या है, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ AC की स्लोप की, तो आप AC की स्लोप देख सकते हैं कि AC की स्लोप हो जाएगी b-3 अपॉन a-a यानी कि 0, यानी कि AC जो लाइन है दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इसकी स्लोप हो जाएगी इनफाइनाइट। तो मैंने कहा जब आप P यानी कि सर्कम सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AC पे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर हो जाएगा तो उसकी स्लोप हो जाएगी 0 के बराबर। तो PD की स्लोप क्या हो जाएगी 0। तो आप मुझे बताओ D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हाँ आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जब आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, पॉइंट P क्या था सर्कम सेंटर, तो जब आप सर्कम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस साइड पे तो वो आपका इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो D होगा दैट विल बाइसेक्ट A एंड C इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a प्लस a/2 और b प्लस 3/2। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, जो PD की स्लोप है वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। PD हमारी कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि हमारी AC जो लाइन थी वो वर्टिकल थी, तो PD हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो PD की स्लोप निकाल लेते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या 1,1, तो क्या हो जाएगा b प्लस 3/2 -1 अपॉन a-1। तो b प्लस 3/2 -1 अपॉन a-1,
ये कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो मैंने कहा a माइनस वन को आप उधर मल्टीप्लाई करा दो जाके, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ b प्लस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस 3 माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 के बराबर। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1 के बराबर। अब जैसे ही b की वैल्यू आएगी, तो मैंने कहा b की वैल्यू जैसे ही आ रही है, आप यहाँ से e के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। व्हाट इज e? e इज द मिड पॉइंट। मैंने मान लिया b और c का मिड पॉइंट है e के बराबर। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस b/2 है ना, a प्लस b/2 और b प्लस 5/2। तो b प्लस a/2 और 5 प्लस b/2, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है, -1 के बराबर। तो हो जाएगा a माइनस 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 यानी कि 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पॉइंट e के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आप एक बात बताओ, पॉइंट p से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे bc पे, तो वो b और c के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यानी कि e पे। तो मैंने कहा जो pe की स्लोप है और जो bc की स्लोप है वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये रहा अपना bc और ये रहा अपना pe, दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट। तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ bc इंटू स्लोप ऑफ ep विल बी इक्वल टू -1। तो bc की स्लोप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस a। तो 5 माइनस b अपॉन b माइनस a इंटू ep की स्लोप निकालेंगे। ep की स्लोप क्या हो जाएगी, 1 माइनस, ध्यान से देखिए, सॉरी 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1/2 माइनस 1 बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1/2 माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -1 के बराबर। b की वैल्यू पता थी क्या, -1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी a में इक्वेशन मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इक्वल 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 5 और एक वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपको गिवन था, आप देखेंगे पीछे क्वेश्चन में, तो आपको गिवन था ए बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बी जो था वो आपका पॉजिटिव था, a इंटू बी इज पॉजिटिव। बी ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, तो a कैसा चाहिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो a भी नेगेटिव चाहिए। तो मैंने कहा a की जो वैल्यू है -3 उसको एक्सेप्ट करेंगे और 5 को निगलेक्ट करेंगे। अब a की वैल्यू -3 आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है हमारी -1। अब जो हमें पॉइंट्स गिवन थे ABC, ध्यान से देखिए, जो ABC गिवन थे इसमें a की वैल्यू क्या आई है, -3। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, -3, 3। b की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो -1, 5 दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा और a, b विल बी -3, -1। तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे हमारे वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब क्या बताना था हमें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो AP लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P पॉइंट क्या था हमारा 1, और A पॉइंट क्या है हमारा -3, तो AP लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म। तो वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी सिंप्लीफाई करने के बाद y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी लाइन AP की इक्वेशन। ठीक, उसी तरह से BC की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि AP और BC का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को निकालना था। तो BC की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 5 जब आप उसमें B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल b की वैल्यू। तो B के कोऑर्डिनेट्स देंगे -1, -5 और C के कोऑर्डिनेट्स देंगे -3, -1 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 6 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 इंटू x माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से y इक्वल्स 3x प्लस 8, ये आ जाएगी आपकी लाइन BC की इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7x प्लस 16 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -13/7 के बराबर। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -13/7। तो जो आपको पॉइंट Q गिवन था उसका x कोऑर्डिनेट क्या था, K1, और y कोऑर्डिनेट क्या था आपका K2। तो K1 की वैल्यू क्या हो रही है आपकी यहाँ से -13/7। और जब इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे, मान लेते हैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स -13/7 प्लस 8 विच विल बी इक्वल्स टू -39 प्लस 56/7। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17/7 के बराबर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगी K2 की, बिकॉज दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो K1 और K2 आ चुका है। तो जब दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था K1 प्लस K2 की वैल्यू। तो K1 प्लस K2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -13/7 प्लस 17/7। तो क्या हो जाएगा आपका 17 माइनस 13 यानी कि 4/7। सो 4/7 आ जाएगा हमारा इसका सम। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी वो हमारी फ्रैक्शन में आएगी। तो इस हिसाब से 4/7 इज द आंसर, और उसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स बताए गए और उनके बीच में जो एंगल है वो बताया गया π/4। अब कह रहा है अगर थीटा एंगल है a प्लस बी और इस पूरे वेक्टर का a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स a क्रॉस b का, तो कह रहा है वैल्यू बताइए 164 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बहुत आराम से देखिएगा,
अगर ए और बी के बीच का एंगल आपको पाई बाय 4 गिवन है, तो मैंने कहा ए और बी के बीच का एंगल है पाई बाय 4, उसको मैंने मान लिया फाई के बराबर, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस फाई। अब आप बताइए ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपका 1 हो जाएगा। कॉस फाई की बात करें तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। अब आगे देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं। आप मुझे बताओ अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यही तो होती है। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, आप एक बात बताओ, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के बराबर। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ तो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 और प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब 2 प्लस ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/√2। तो अल्टीमेटली 2 + 2/√2 विल बी इक्वल टू 2 + √2। तो यहां से पता चलता है जो मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आई है आपकी 2 + √2। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + √2 अपॉन व्हाट, सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 + √2। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर मैं ए और बी की, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया दैट विल बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये होगा तो मैंने कहा वो वेक्टर हो जाएगा हमारा कोई एन वेक्टर के बराबर और अपॉन √2। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो आप मुझे एक बात बताइए ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया एक आपका नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप, जहां पे हमारा एन कैप वो वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और मॉड ऑफ ए हमारा 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ बी भी 1 हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। थीटा कितना था हमारा फाई कितना था हमारा 5/4, पाई/4 था, साइन पाई/4 की वैल्यू थी 1/√2। तो ए क्रॉस बी अल्टीमेटली हो जाएगा हमारा एन कैप अपॉन वेक्टर अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। अब बात करते हैं वेक्टर सी की। तो अगर मैं बात करता हूं वेक्टर सी को मैंने मान लिया ए क्रॉस बी के बराबर, जो हमारा एन कैप बाय अंडर रूट 2 है उसको मैंने मान लिया वेक्टर सी के बराबर। अब आप मुझे बताओ जो वेक्टर सी है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, तो मैंने कहा उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ वो कैसा होना चाहिए 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली जो सी डॉट ए है वो आपका 0 हो जाएगा, सी डॉट बी भी आपका 0 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ आपने ए क्रॉस बी को क्या माना है सी के बराबर, तो क्या हो जाएगा a + 2b + 2c। तो मैंने मान लिया जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा दूसरा वाला वेक्टर है ये वाला, ठीक है, a + 2b + 2 टाइम्स a क्रॉस b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c। तो a + 2b + 2c जो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, जो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2c स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स a डॉट b प्लस उसके बाद 8 टाइम्स b डॉट c प्लस 4 टाइम्स c डॉट a। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर विल बी 1, मॉड ऑफ 2b स्क्वायर विल बी 4, मॉड ऑफ 2c स्क्वायर विल बी 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, ये टोटल सम हो जाएगा आपका 7 के बराबर। उसके बाद a डॉट b की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी 1/√2, तो 4/√2 विल बी 2√2। b डॉट c और c डॉट a आपका 0 0 हो जाएगा क्योंकि c जो वेक्टर था वो a और b के साथ परपेंडिकुलर था, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। तो मॉड ऑफ a + 2b + 2c के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 2√2, तो 7 + 2√2 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई ये जो आपकी इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आ रही वो आ रही 7 + 2√2 के बराबर। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा दैट विल बी √7 + 2√2। अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आपको a + b डॉट a + 2b + 2c, जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ 2ab, ठीक है ना, सॉरी प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स a डॉट c जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद a डॉट b मतलब सॉरी b डॉट a, उसके बाद हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ b स्क्वायर यानी कि +2, और लास्ट में हो जाएगा b डॉट 2c यानी कि 0। सबकी क्या करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 1/√2 × 2 यानी कि √2, और यहाँ बचेगा +1। जब सबका सम करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 3/√2 के बराबर। अब कॉस थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू थी आपकी a + b डॉट a + 2b + 2 टाइम्स a क्रॉस b के बराबर। इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू भी निकाली, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाएगा, वो किसके बराबर आया 3 + 3/√2 के बराबर। नीचे की बात करते हैं, नीचे जो क्या था, नीचे क्या था आपका मॉड ऑफ a + b, तो मॉड ऑफ a + b की वैल्यू क्या आई थी √2 + 2, सॉरी √2 + √2, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें इसकी वैल्यू आई थी √7 + 2√2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको वैल्यू किसकी बतानी थी 164 कॉस स्क्वायर की, तो दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 9
दोनों 3 कॉमन आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और अंदर बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के फॉर्म में। नीचे बचेगा 2 + √2 × 7 + 2√2। एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वाले पार्ट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। √2 + 1 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 हो गया। और नीचे क्या है आपका 2 × 2 + √2। अब √2 + 1 को अलग कर लो, है ना, और √2 + 1 अपॉन 7 + 2√2 को ये अलग कर लो, और ऊपर 9 अपॉन नीचे 2√2 को आप अलग कर लो। आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप अलग करोगे उसका दोनों तरफ जब आप क्या करोगे 164 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो 164 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 से डिवाइड होने के बाद बचेगा 82। ऊपर है आपका 9, अंदर है आपका √2 + 1 और नीचे आपका क्या है, नीचे बचेगा आपका √2 × 7 + 2√2। अब नीचे वाला जो 7 + 2√2 है उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, 7 - 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी नीचे की बात करें, नीचे हो जाएगा हमारा क्या 7² - 2√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 41। और नीचे आपका ऑलरेडी क्या था √2, तो √2 × 41। ऊपर की बात करें ऊपर हो जाएगा 82 × 9 × 7√2। उसके बाद हो जाएगा हमारा -4, उसके बाद हो जाएगा हमारा +7 और आगे हो जाएगा -2√2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो ऊपर की बात करें ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर है आपका 9 × 82/√2। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे नीचे डिवाइडेड बाय 41 है, ये 41 इस 82 को 2 टाइम्स से डिवाइड करेगा, और ये जो 2 है ये √2 से √2 टाइम्स में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, तो बचेगा 9√2, ऊपर बचेगा 9√2 और इसकी कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√2 + 3 के बराबर। तो यहाँ से बचेगा आपका 9√2 × 5√2 + 3। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 45 × 2 यानी कि 90 और आगे हो जाएगा आपका 27√2। तो 90 + 27√2 विल बी आवर आंसर। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ अल्फा गिवन है जिसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1 से अल्फा log t/10/1 + t dt फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है f(e³ + f(e⁻³ की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को एफ अल्फा गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें f(e³ और f(e⁻³ की वैल्यू बतानी है तो कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे f(e³ की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन में जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे अगर आप e³ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा 1 से e³ log t/10/1 + t। और ये जो आपका log t/10 है इसको क्या मैं बेस चेंज फॉर्मूला से ये लिख सकता हूँ log t/e/log 10 हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, log t/10 को मैं लिख सकता हूँ log t/e/log 10 तो देखिए क्या होगा, f(e³ की वैल्यू हो जाएगी 1 से e³ ln t/ln 10, है ना। जैसे कि मैंने बताया जो log t/10 उसको आप 2 लॉग्स में कन्वर्ट कर सकते हो और नीचे आपका है 1/1 + t और dt। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कुछ नहीं कराएगा, जहां पे आपका अल्फा था वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ e³ सब्स्टिट्यूट करा, तो f(e³ की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं fe⁻³ की। तो ध्यान से देखिए, अगर ये हमारी एफ अल्फा की वैल्यू है और अगर मैं यहाँ पे t की जगह पे 1/x सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब t की जगह पे अगर मैं 1/x सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t। अब अगर आपने t की जगह पे 1/x सब्स्टिट्यूट किया है, अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से dt की वैल्यू हो जाएगी -1/x² dx के बराबर, ठीक है। तो अब अगर आपने dt की वैल्यू -1/x² dx रिप्लेस कर दी है तो देखिए क्या करेंगे, तो t की जो वैल्यू उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो ln t की वैल्यू क्या हो जाएगी ln 1/x, जिसको लिख सकते हैं -ln x। नीचे जो आपका ln 10 था वो कांस्टेंट था, वो वैसे ही रहेगा। जो 1 + t था उसको लिख सकते हैं 1 + 1/x और dt को लिख सकते हैं क्या -1/x² dx। कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/ln 10 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये जो आपकी लिमिट है ये क्या हो जाएगी 1/अल्फा के फॉर्म में, क्योंकि जो आपने क्या यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपने t की जगह पे 1/x सब्स्टिट्यूट किया। तो जब आप t की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और जब आप t की जगह पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा। तो लिमिट भी आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन की चेंज हो जाएगी। तो 1/ln 10 आपका बाहर आ चुका है, 1 से 1/अल्फा लिमिट हो गई हमारी, ऊपर बचा है ln x, नीचे हो जाएगा x × x + 1 dx। सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब अगर आप अल्फा की जगह पे e⁻³ सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/e⁻³ यानी कि e⁻3। तो लिमिट हो जाएगी 1 जो आपका फंक्शन है इंटीग्रल वो हो जाएगा 1/ln 10। इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 1 से e³ ln t/t × t + 1 dt। ये हो जाएगा हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने मान लिया। f(e³ की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, fe⁻³ की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। हमें दोनों की वैल्यूज का सम बताना था, तो दोनों को आप क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों में जो कांस्टेंट थे वो सेम है, आपके लिमिट जो है वो भी आपकी क्या है सेम है। तो अंदर वाले जो इंटीग्रल्स है वो ऐड अप हो जाएंगे। जब अंदर वाले इंटीग्रल्स ऐड अप होंगे ये वाले और ये वाले, तो देखिए क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका क्या, नीचे हो जाएगा आपका 1 + t
और अंदर आपका बचेगा 1 + 1/t और ln t आपका कांस्टेंट दोनों से बाहर आ जाएगा, मतलब कि दोनों इंटीग्रल से ln t अपॉन 1 + t बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 1/t। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक बार आप क्या करो, 1 से e³ हमारी लिमिट है, 1 से e³ लिमिट है, ध्यान से देखिएगा। तो ln t अपॉन 1 + t है और यहाँ पे क्या है 1 + 1/t। जब आप एलसीएम लेंगे तो जाएगा t + 1, t + 1 से t + 1 जाएगा, बचेगा ln t अपॉन t ओनली। अब आप इसको जानते क्या करना है, ln t को आप किसी r के बराबर लेट कर लो, तो 1 अपॉन t dt आपका dr के बराबर हो जाएगा और लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका e³ है, e³, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे t की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब आप t की जगह पे e³ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r की वैल्यू जाएगी 3, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी 0 से 3 r dr, और 1 अपॉन ln 10 कॉन्स्टेंट था वो बाहर ही रहेगा। r का हो जाएगा r²/2, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। अपर लिमिट रखने पे वैल्यू हो जाएगी 9/2, लोअर लिमिट रखने पे वैल्यू हो जाएगी 0। तो अपर लिमिट रखने पे जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 9/2 log 10। तो 9/2 log 10 base e is our answer, which is matching with our option D. So D is the correct choice. So इस क्वेश्चन में हमें एरियाज बताना है बिटवीन द रीजन्स बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक सेमी सर्कल बनाएगा, और ये आपकी जो लाइन की इक्वेशन है ये मॉडुलस में गिवन है, इसका जो वर्टेक्स होगा वो हो जाएगा 1,0 पे। ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ये वाला जो इनइक्वालिटी है ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 - x² को हमेशा कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि y आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस केस में। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, x² + y² = 5 वाला, और ये है अपनी y = mod of x - 1 लाइन, ये लाइन और ये लाइन। 1 से पहले ये लाइन आपकी हो जाएगी y = -x + 1, और 1 के बाद ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x - 1। इसका वर्टेक्स है आपका 1,0। जब आप y = x - 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे इस सर्कल के साथ, वो आ जाएगा आपका पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स देंगे 2,1। और जब 1 से पहले इस लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, y = -x + 1। तो जब आप y = -x + 1 इस सर्कल पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा -1,2। अब आपको क्या बताना था, इस लाइन के ऊपर का एरिया और इस सेमी सर्कल के अंदर का एरिया, यानी कि टोटल आपको ये एरिया बताना है, ये टोटल एरिया बताना है। तो मैंने कहा काम करते हैं, अगर मैं B को C से कनेक्ट करा दूं तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द रीजन BCD विच इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, एक सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो क्या करोगे आप, इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1, यानी कि आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे आराम से, बहुत ही इजीली, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको mod of x - 1 और √5 - x² को इक्वल करने से भी मिल सकते हैं। तो जब ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, तो मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालो प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन BCD निकालो, जो कि सेगमेंट है सर्कल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इस मेथड से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो आप एक काम करो, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो ना, -1 से 2। अपर बाउंड्री क्या है हमारा, सर्कल की इक्वेशन क्या है, √5 - x², और लोअर बाउंड्री क्या है, ये लाइन आप क्या करो, BC लाइन की इक्वेशन निकाल लो और उसको यहां से सब्ट्रैक्ट करा दो लाइन BC की। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4 √5 का स्क्वायर -1/2 √5 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ पे। देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपको आराम से कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 π/4। इसकी बात करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5/2। जब आप एरिया निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी +2 के बराबर। तो 2 - 5/2 विल बी -1/2, और आगे बचेगा आपका 5 π/4। सो आवर आंसर विल बी 5 π/4 -1/2 विच इज मैचिंग विद D पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला पे, जो कि इस लाइन के अलॉन्ग जा रही है, y = mx + c, जहाँ पे m आपका पॉजिटिव है। कह रहा है ये जो लाइन है फोकल कॉर्ड है, ये आपकी मीट कर रही पैराबोला को एट 2 पॉइंट्स m एंड n, और जो लाइन L है वो एक हाइपरबोला पे भी टेंजेंट हो रही है। उस हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है x² - y² = 4, मतलब कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब कह रहा है अगर O वर्टेक्स है पैराबोला का और F फोकस है हाइपरबोला का ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव साइड वाला जो फोकस है वो अगर F है, तो कह रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OMFN बताइए। OMFN का हम लोग को एरिया बताना है, कैसे बताएंगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं फोकल कॉर्ड की। ये रही हमारी फोकल कॉर्ड, ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट M एंड N, ठीक है। फोकल कॉर्ड जो होती है वो हम लोग किस लाइन के अलॉन्ग गिवन है, y = mx + c। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² = 4 × 1 × x, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। तो मैंने कहा ये जो लाइन आपकी पास करेगी किससे, ये पास करेगी आपकी 1,0 से,
ठीक है। और जो हाइपरबोला हम लोग को गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1, इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव साइड वाला फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा 0, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है √2। तो अल्टीमेटली जो आपका फोकस हो जाएगा दैट विल बी 2√2, 0। जो लाइन एल है वो आपकी पास कर रही थी 1,0 से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो जब आप इसमें 1,0 सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से c प्लस एम इक्वल्स 0, ये हम लोग को m और c में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली माइनस m के बराबर। अब आप मुझे बताओ अगर यही लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c टेंजेंट हो रही है अपने दिस हाइपरबोला पे, तो आप मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला क्या होता है। वो होता है हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, यही तो होता है। तो मैंने कहा जो हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c है वो एक्चुअल में टेंजेंट ही हो रहा है इस पे हाइपरबोला पे। तो मैंने कहा ये दोनों लाइंस हमारी आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो यहाँ से जो c है वो कैसा होना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू दोनों की वैल्यू 4 गिवन है और c की वैल्यू हम लोग ने पीछे क्या निकाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, माइनस m के बराबर यहाँ से। तो आप c की जगह पे माइनस m सब्स्टिट्यूट कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर करा दो। जैसे ही आप स्क्वायर कराओगे तो आपको m में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, m के दो वैल्यूज आ जाएंगी, m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगी आपकी +2/√3, एक हो जाएगी -2/√3। लेकिन आप याद करिए यहाँ पे आपको m कैसा गिवन है, पॉजिटिव, तो आप m को कैसा लेंगे, 2/√3 के बराबर। अब c की वैल्यू क्या थी, माइनस m के बराबर, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/√3। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि y इक्वल्स टू 2x/√3 माइनस 2/√3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, क्या आ गई, 2x माइनस 2/√3 के बराबर। ये आ गई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। अब आगे देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। मैंने कहा यहाँ से आप क्या करो, y की जो वैल्यू उसको उठा के अपने पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करो। y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x आई उसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पैराबोला में तो आपको x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, ये आ जाएगी हमारी वो क्वाड्रेटिक। और अगर मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता हूं, अगर मैं यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, √3y और बाय 2। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, √3y प्लस 2/2, तो √3y प्लस 2/2 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x की। तो मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू y के टर्म्स से सब्स्टिट्यूट करता हूं इसी पैराबोला पे, तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स √3y प्लस 2/2 के बराबर। 2 से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3y प्लस 4। इन सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे y में हम लोग को एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। अब हमें बताना क्या था, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल HMFN, ठीक है ना, किसका बताना था, OMFN का, सॉरी OMFN। ठीक है, तो OMFN का हम लोग को अगर एरिया बताना तो क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग निकाल सकते हैं बाय स्टेयर मेथड। चारों के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे आराम से भाई, m के और n के कोऑर्डिनेट्स आराम से पता चल गए और f के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे। देखिए ध्यान से, जो आपके f के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आता है, 2√2, 0। अब बात करें अगर m और n की, m और n के कोऑर्डिनेट्स की, देखिए वो कैसे निकालेंगे। मैंने मान लिया जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x1, y1 और n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने मान लिया x2, y2। तो स्टेयर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप क्या करते हो, x1, y1, फिर x2, y2, फिर x3, y3, फिर x4, y4, फिर उसके बाद फिर से x1, y1 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, 0 और m के क्या थे, x1, y1 और उसके बाद हमारे f के क्या थे, 2√2, 0, n के क्या माने थे, x2, y2 और फिर से हमारे ओरिजिन के आ जाएंगे 0, 0। इसको स्टेयर मेथड से जब कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या होगा, ये 0, उसके बाद ये 0 और ये हो जाएगा -2√2y1, ये हो जाएगा 2√2y2 -0 और ये हो जाएगा ये भी 0 और ये भी 0। बचेगा क्या, -2√2y1 प्लस 2√2y2। इन दोनों से मैं 2√2 कॉमन कर लूंगा बाहर, जो कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, √2 ओनली। अंदर बचेगा आपका y2 माइनस y1 का मॉड। y2 माइनस y1, y2 और y1 है क्या, y2 एंड y1 आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक y। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2√3 का स्क्वायर यानी कि 12 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4 यानी कि प्लस 16। तो अंडर रूट 12 प्लस 16 विल बी अंडर रूट 28 हो जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√7 के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली ये जो आपका ये वाला पार्ट है और नीचे क्या हो जाता है हमारा मॉड ऑफ a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2√7 और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा आपका √2। तो 2√7 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√14। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 2√14 के बराबर। सो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OMFN will be equals to 2√14 square units. So this will be our answer. So अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहां पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर आप फंक्शन ध्यान से देखें तो क्या गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू कॉस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस x माइनस थ्री इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4। बाकी सारे को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है प्लस ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों से आपका मॉड ऑफ x माइनस वन कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, मॉड ऑफ कॉस ऑफ x माइनस टू इंटू साइन मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस x माइनस थ्री इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4। आप मुझे बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होता है, जहां पे हमारा एब्सोल्यूट साइन रहता है प्रेजेंट, वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि उस जगह पे शार्प कॉर्नर बनता है। इस वाले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन की बात करें तो यहां पे हम लोग को मिलेगा 1, x इक्वल्स टू 1 हमारा यहां पे मिलेगा इसका वर्टेक्स, यानी कि यहां पे बनेगा x इक्वल्स टू 1 पे बनेगा इसका शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर बनेगा तो इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अंदर जाके बात करें तो अंदर हमारा जो कॉस है, कॉस उसमें गिवन है cos x माइनस टू साइन x माइनस 1। तो कॉस के अंदर जो आपका इनपुट गिवन है वो मॉडल्स के अंदर गिवन है, तो कॉस के अंदर आप मॉड रखो ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात इसकी, इसमें अगर आप पॉजिटिव नंबर डालोगे, मतलब अगर आपका x माइनस वन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा, क्योंकि ये कॉस और साइन जो होते हैं ये एकदम स्मूथ फंक्शंस होते हैं, फ्री हैंडेड बनाए जाते हैं। रही बात इसकी, तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ जाएगा 4, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा 4, यानी कि x इक्वल्स टू 4 पे भी इस ग्राफ का वर्टेक्स बनेगा। तो वर्टेक्स बनेगा यानी कि x इक्वल्स टू 4 पे शार्प कॉर्नर बन रहेगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू 4 पे भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होता, जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है। तो इस केस में शार्प कॉर्नर बन रहा है आपका x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4 पे। सो इन दोनों ही पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक सेट S गिवन है यहाँ पे हमें, जिसमें हम लोग को एलिमेंट्स गिवन है 1 to 2022 तक, सारे नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 2022 तक। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी बताइए कि रैंडमली चूजन जो भी नंबर होगा इस सेट S से, उसका HCF n के साथ कैसा आना चाहिए, 1 के बराबर। मतलब n और 2022 का जो HCF आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, 1 के बराबर। मतलब आपको ऐसा नंबर रैंडमली सेलेक्ट करना है n जिसका HCF 2022 के साथ कितना है, 1। इसका अल्टीमेटली इसका मतलब ये हो जाएगा कि n और 2022 में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे सेट S में, 2022। इसके जब हम लोग फैक्टर्स करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग उसको फैक्टर करेंगे उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 337। बहुत ही आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेगो तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 337। अब मुझे ऐसे n नंबर्स, ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका HCF आपका कैसा है 2022 के साथ 1 के बराबर। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया आपका कि n और 2022 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि 2022 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2, 3 और 337। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं ए एलिमेंट की, इवेंट ए की। इवेंट ए वो हो जाएगा जो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 2 हमारा 2022 का फैक्टर है। तो मैं 2 के मल्टीपल्स वाले नंबर नहीं ले सकता n की जगह पे, क्योंकि अगर ले लिए तो n और 2022 का जो HCF आएगा वो आपका 1 नहीं आएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। तो इस वजह से जो इवेंट ए है उसमें मैंने मान लिया वो सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल है 2 से। तो आप मुझे बताओ इस पूरे सेट में नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि हमारे 2 से डिविजिबल होंगे। दैट विल बी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 2022। तो मैंने कहा जितने टोटल है उसमें से डिवाइड कर दो 2 से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए हमारा कितना हो जाएगा आपका 1011। तो 1011 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए से डिविजिबल हैं, सॉरी जो कि 2 से डिविजिबल हैं। अब बात करते हैं इवेंट बी की। जो इवेंट बी है वो मैंने मान लिया उन नंबर्स को लेके जो हमारा डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 3 भी हमारा 2022 का फैक्टर है। तो आप 3 के मल्टीपल्स भी नहीं ले सकते हैं यहाँ पे n की जगह पे, क्योंकि उन दोनों का फैक्टर, उन दोनों का कॉमन फैक्टर HCF आपका 1 के बराबर नहीं आएगा तब। अब 1 से लेके 2022 तक की कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो आप एक काम करो, इस नंबर को 3 से डिवाइड करा दो। जब आप 3 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दैट दिस विल बी इक्वल टू 674। तो 674 नंबर ऐसे होंगे जो कि हमारे 3 से डिविजिबल होंगे। अब मैं बात करता हूं उन सारे नंबर्स की जो कि ए और साथ साथ बी के भी बी में भी लाई करेंगे, जो इवेंट ए में भी लाई करेंगे और बी में भी लाई करेंगे। इसका मतलब वो नंबर्स जो कि आपके 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अल्टीमेटली इसका मतलब हो गया नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो इन सारे सेट्स में, इस पूरे सेट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, दैट विल बी 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो आप एक काम करो 2022 को 6 से डिवाइड करा दो। जब आप डिवाइड कराओगे तो आपको क्या मिलेगा 337, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 337। ये वो सारे एलिमेंट्स होगा जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है।
अब एक काम करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो या तो फिर ए से डिविजिबल हो या तो फिर बी से डिविजिबल हो, मतलब कि जो या तो फिर 2 से डिविजिबल हो या तो फिर 3 से डिविजिबल हो। तो आप मुझे बताओ, एन ए पता है, एन बी पता है और एन ए इंटरसेक्शन बी पता है। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, विच विल बी इक्वल्स टू 1011 प्लस 674 माइनस 337। सबकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा एन ए यूनियन बी आ जाएगा 1348। इसका मतलब है ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि या तो फिर 2 से डिविजिबल है या तो फिर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। 2022 का तीसरा फैक्टर क्या था, 337। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर 2020 तक की, 2022 तक की ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि आपके 337 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पहला तो आपका 337 हो जाएगा, उसके बाद 674 हो जाएगा, उसके बाद 1011, उसके बाद 1348, फिर 1685 और लास्ट हो जाएगा 2022। अल्टीमेटली ये जितने भी नंबर्स हैं ये 337 के मल्टीपल्स हैं। 337 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा, इंटू 3 करोगे तो ये आएगा, इंटू 4 करोगे तो ये आएगा, 5 ये आएगा और 6 ये आएगा। अब ध्यान से देखिए, जो इवेंट सी है वो उन नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है जो कि मल्टीपल है 337 के इन द सेट दिस। अब मैंने कहा इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो इस सारे नंबर्स में, जैसे कि 674 ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, 1348 ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है। और ये वाला नंबर 2022 ये भी आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है। और अगर मैं बात करता हूं यहां से 1011 की, तो ये आपका नंबर जो है ये आपका 3 से डिविजिबल है, जो कि इस सेट में ऑलरेडी आ चुका है ए यूनियन बी में। तो मैंने कहा 337 के जितने मल्टीपल्स हैं उसमें से 4 मल्टीपल्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो 4 मल्टीपल्स अगर आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो तो बचे कितने मल्टीपल्स, एक बचेगा आपका 337, एक बचेगा आपका 1685। ये जो दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 2 से डिविजिबल है। तो अब अगर हमसे बात करी जाए उन सारे नंबर्स की जो या तो फिर 2 से डिविजिबल हो या तो फिर 3 से या तो फिर 337 से, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1348 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि प्लस 2, तो दैट विल बी 1350। तो ये वो सारे नंबर्स हो गए, ये वो सारे एलिमेंट्स हो गए सेट एस में जो कि आपके या तो फिर 2 से या तो फिर 3 से या तो फिर 337 से डिविजिबल होंगे। यानी कि ये आपके मल्टीपल हो जाएंगे, यानी कि ये मल्टीपल हो जाएंगे 2 या फिर 3 या फिर 337 के। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करते हो और उसका एचसीएफ अगर आप 2022 से लेते हो तो वो 1 के बराबर कभी भी नहीं आएगा, वो 1 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आपको अपने टोटल नंबर्स में से ये सारे नंबर्स नहीं लेने। तो अगर मैं बात करता हूं फेवरेबल केसेस की, तो फेवरेबल केसेस में आप वो सारे नंबर्स लोगे जो कि कैसे हो, जो कि आपका एचसीएफ 2022 के साथ जो एचसीएफ है वो आपका 1 के बराबर लिया है। तो मैंने कहा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने थे, 2022, उसमें से मैंने कहा आप 1350 सब्ट्रैक्ट करा दो। तो ये जो 672 नंबर्स बचे हैं ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि आपके 2022 के फैक्टर से मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं, यानी कि ना ही 2 का मल्टीपल है, ना ही 3 का मल्टीपल है, ना ही 337 का मल्टीपल है। इसका मतलब जब आप इन सारे नंबर्स का एचसीएफ 2022 के साथ लोगे तो आपका वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 672 अपॉन 2022 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 112 अपॉन 337। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है जिसकी वैल्यू है 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4, और बताया गया है कि जो 3 स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू और आर, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल 0 पे हम लोग को लोकल मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा। एक्स इक्वल टू √2 पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारा स्टेटमेंट क्यू बोल रहा है। और जो आर स्टेटमेंट है वो बोल रहा है एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए फॉर एक्स ग्रेटर देन √2। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये रहा अपना फंक्शन एफ एक्स। अब ध्यान से देखिए 81 तो कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा जो इसकी पावर है, जिसकी पावर थी वो क्या थी, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4। तो मैंने कहा 3 की पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 81 इज अ कांस्टेंट, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब बात करते हैं एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स ln a, उसके बाद अंदर जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हो जाएगा आपका 2x। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं। देखिए 81, उसके बाद इंटू 3 इंटू 2 विल बी 6, और यहाँ से ln 3, ये आपका अलग हो गया। अब आप मुझे बताओ जो एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक x है। तो यहाँ से हम लोग को 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने, एक माइनस √2, एक प्लस √2 और एक 0। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप √2 से माइनस √2 से √2 के बीच में कुछ भी लेते होगे तो वो कैसा आना चाहिए, वो पॉजिटिव हो सकता है। तो
जो एक्स स्क्वायर माइनस टू है, देखिए रूट टू प्लस जब आप लोग रूट टू प्लस, उसके लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा एक्स वाला पार्ट, तो रूट टू के आगे पॉजिटिव, और जीरो से रूट टू के बीच में आप कुछ भी लोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं जीरो से पीछे की बात, जीरो से पीछे की बात करें तो जीरो से पीछे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब आप जीरो से माइनस रूट टू के बीच में कुछ भी लोगे तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट रहेगा आपका निगेटिव, है ना। और उसके बाद जब आप माइनस रूट टू के भी पीछे कुछ लेते हो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव, माइनस रूट टू से पहले जो आपका फंक्शन है एफ डैश एक्स वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें क्या बताना था कि क्या एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिल रहा है। आप देख सकते हैं जीरो से आगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और जीरो से पहले फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिल रहा है। अब क्या चेक करना था हम लोग को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एफ डैश इंक्रीजिंग। तो एफ डैश इंक्रीजिंग और इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग एफ डैश एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए 81 इंटू 6 यानी कि 486 और ln 3 इसको अलग कर लो, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन बचा है इसको मान लेते हैं किसी gx के बराबर। अब क्या करते हैं, इस gx को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब x और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्या प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले x का डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा 1, बाकी दोनों फंक्शंस वैसे ही। उसके बाद x वैसे ही, और ये वाला पार्ट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल क्यूब वाला पार्ट वैसे ही। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट विल बी व्हाट 2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर 1 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x। तो 2x इंटू 2 विल बी 4x और हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बात करते हैं थर्ड वाले की यानी कि इसके डेरिवेटिव की। तो x और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं 3 की पावर x वाले पार्ट की। तो 3 की पावर x क्या हो जाएगा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब इंटू ln 3। उसके बाद इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2 के होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये आ गया हमारा g डैश एक्स, काफी बड़ा आया, काफी लंबा चौड़ा आया। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों वाले पार्ट से, इससे प्लस इससे प्लस इससे, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 की एक पावर कॉमन आ जाएगी। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4x स्क्वायर ओनली। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की थर्ड वाले पार्ट की, तो यहाँ बचेगा आपका 6x स्क्वायर ln 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये वाला जो पार्ट आपका बचा हुआ है ये क्या है 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर ln 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। मैंने कहा यहां से जो आपका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा √2 और एक आपको मिलेगा -√2, ठीक है। तो मैंने कहा f डबल डैश √2 पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब f डबल डैश √2 प्लस पे ये वाला जो पार्ट है कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और बाकी भी पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और f डबल डैश √2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि हमें पता चलेगा दैट x इक्वल टू √2 पे हमारा जो पॉइंट है, जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है। यानी कि x इक्वल टू √2 पे हमें मिल जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। √2 प्लस पे फंक्शन पॉजिटिव है, √2 माइनस पे फंक्शन नेगेटिव है, यानी कि जो हमारा x इक्वल टू √2 है वो क्या है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू √2। अब √2 के आगे फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग है, और √2 से पहले फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग। अब अगर मैं बात करता हूं f डबल डैश की, तो अगर f डबल डैश आपका नेगेटिव आ रहा है √2 माइनस पे और पॉजिटिव आ रहा है √2 प्लस पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन √2 पे, x ग्रेटर देन √2 पे जो हमारा f डैश x होगा, f डैश x दैट विल बी इंक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि f डबल डैश x का जो प्रिमिटिव है वो क्या है f डैश x। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग, और अगर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग। तो अगर मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन √2 के लिए, तो वहां पे f डैश कैसा हो जाएगा, दैट विल बी इंक्रीजिंग। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, और ये भी हमारा ट्रू है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस, ऑल ऑफ P, Q एंड R आर ट्रू। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट S गिवन है, जिसमें हम लोग को थीटा की वैल्यूज गिवन है, और थीटा की जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग को निकालनी पड़ेंगी आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन थीटा के टर्म्स में गिवन है, और थीटा बताया गया कि आप 0 से 2π के बीच में लोगे। तो अब ये तो हो गए हमारे थीटा की वैल्यूज। तो अब कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस दिस। तो इक्वेशंस की अगर बात करें तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यूज आएंगी उनकी डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, उन सारी इक्वेशंस के जो रूट्स का सम होगा वो बताओ।
तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा पूरी इक्वेशन गिवन है, इसमें 7 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। तो 3 cos स्क्वायर जो था और आगे आपका क्या है -3 sin स्क्वायर, तो दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा के बराबर, और -2 cos स्क्वायर 2 थीटा जैसा था उसको वैसे ही रखते हैं इक्वल टू 2। अब 4 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर, और 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को cos 2 थीटा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 5 cos 2 थीटा, दोनों से cos 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा cos 2 थीटा और एक हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 5। तो यहाँ से cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक बार आपकी 5/2 और एक बार हो जाएगी 0। मैंने कहा 5/2 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो cos थीटा की रेंज होती है हमारी -1 से 1 के बीच में, तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, cos 2 थीटा हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगर cos 2 थीटा 0 के बराबर है तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू होनी चाहिए आपके यहाँ से 2n + 1 π/4 के बराबर, क्योंकि 2 थीटा क्या होता है आपका 2n + 1 π/2 के बराबर। cos थीटा कब होता है 0 के बराबर, जब आपका थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ से 2n + 1 π/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2n + 1 π/4 के बराबर। अब एस आपको गिवन था, एस में जो आपका थीटा था वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था 0 से 2 पाई। तो मैंने कहा जो n की वैल्यूज है वो आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0 1 2 3, है ना। तो जब आप 0 1 2 3 रखेंगे तो आपको यहाँ से s की 4 वैल्यूज मिल जाएंगी। ये चारों वैल्यूज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अपने उसी इंटरवल में लाई कर रही है 0 से 2 पाई में। अब थीटा की सारी वैल्यूज के लिए जब आप थीटा की सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक बात बताओ, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। tan 3 π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 3 π/4 की वैल्यू भी होती है हमारी -1। तो अल्टीमेटली tan और cot जो होगा ये अल्टीमेटली क्या वैल्यूज देगा 1 या फिर -1, स्क्वायर करोगे दोनों की वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। जैसे ही आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 1 + 1 विल बी 2, 2 × 2 विल बी 4, तो -4x। बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो यहाँ आपका 6 sin स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे π/4 रखो, 3 π/4 रखो, 5 π/4 रखो, 7 π/4 रखो, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है इन चारों वैल्यूज के लिए या तो फिर आपको मिलेगी 1/√2 या तो फिर मिलेगी आपको -1/√2 के बराबर। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 6 × 1/2 विल बी इक्वल टू 3। तो यानी कि थीटा की हर एक वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो मैंने कहा जब आप थीटा इक्वल टू π/4 रख रहे थे तो ये इक्वेशन मिली, इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4 के बराबर। जब आप 3 π/4 रखोगे तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर। इसको रखने पे भी इक्वेशन यही मिलेगी, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फिर से 4 के बराबर। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a यानी कि 4। और चारों इक्वेशन चारों वैल्यूज पे थीटा की चारों वैल्यूज पे हम लोग को यही इक्वेशन मिलेगी, तो सबका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4। तो 4 कितनी बार ऐड होगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 4 विल बी इक्वल्स टू 16। सो द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस विल बी 16, सो आवर आंसर इज 16। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन और वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशंस का x1 x2 से लेकर x20 तक का मीन और वेरिएंस हम लोग को गिवन है 15 और 9 के बराबर। अब कह रहा है अगर मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस x1 + अल्फा का होल स्क्वायर, x2 + अल्फा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन x20 + अल्फा का होल स्क्वायर, अगर इन सब का मीन अगर आपका 178 के बराबर है तो कह रहा है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसका स्क्वायर करिए, वो वैल्यू बताइए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस के मीन और वेरिएंस की। मीन क्या होता है हमारा सिग्मा xi अपॉन n, n कितना हमारा 20, वो किसके बराबर है 15। तो सिग्मा xi की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 × 20 यानी कि 300। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सिग्मा xi स्क्वायर, वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या होता है हमारा, वेरिएंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर बाय 20 माइनस मीन स्क्वायर। तो सिग्मा xi स्क्वायर बाय 20 माइनस मीन स्क्वायर, 15 स्क्वायर विल बी व्हाट 225, उस तरफ जाके ऐड होगा तो हो जाएगा 225 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 225 प्लस 9 विल बी 234, 234 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम वो आ जाएगा आपका 234 इंटू 20 यानी कि 4680 के बराबर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो आपका 178 है। तो मैंने कहा मीन इनका क्या हो जाएगा सिग्मा xi प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 20। कितनी ऑब्जर्वेशन है 20, ये किसके बराबर गिवन था 178। तो ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा xi प्लस अल्फा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 178 इंटू 20 यानी कि 3560। अब सिग्मा xi प्लस अल्फा के होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3560। मैंने कहा इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कांस्टेंट है, बचेगा सिग्मा xi और हो जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा 3560। अब आप याद करिए इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारी
4680 के बराबर, तो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। ये पूरा पार्ट जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा आपका 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 600 अल्फा और 4680 माइनस 3560। तो मेरे हिसाब से आपका बचेगा यहाँ से 2 और 11, तो 210, तो 210 यहाँ से बचेगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अगर 468 में से 356 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका मेरे हिसाब से बचेगा यहाँ से 112, तो 1120 हो जाएगा। 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 600 अल्फा प्लस 1120, सबसे 20 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 30 अल्फा प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, अल्फा प्लस 28 और अल्फा प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और -28। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 के बराबर। सो आवर आंसर इज 4। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन गिवन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a, -4 a, -7 और बताया गया दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 -1 2b, और दूसरी लाइन है b a और -2। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है ये गिवन लाइन। अब कह रहा है अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन और दिस प्लेन, अगर आपका अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए। तो आराम से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इस लाइन के साथ, वो किसके बराबर आएगा, 0, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। देखिए आगे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a इंटू 3 विल बी 3a, ठीक है, -4a इंटू -1 विल बी +4a, और उसके बाद -7 इंटू 2b -14b इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 14b, 7a इक्वल्स टू 14b आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2b के बराबर। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये लाइन फिर से क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी दोबारा दूसरी लाइन के, तो क्या हो जाएगा आपका ab, उसके बाद -4a स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका +14, तो ab -4a स्क्वायर +14 ये हो जाएगा। तो मैंने कहा काम करते हैं यहाँ से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ab -4a स्क्वायर +14 इक्वल्स 0 आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए a की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ b, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b आपकी 2b के बराबर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी आपकी 2b इंटू b यानी 2b स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 विल बी -16b स्क्वायर, और आगे आपका +14 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से b स्क्वायर की a की वैल्यू आएगी क्या, 1 के बराबर, b स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a स्क्वायर की वैल्यू जाएगी हमारी यहाँ से किसके बराबर, 4b स्क्वायर के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 4। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाल लें, क्योंकि जो ये लाइन गिवन है यहाँ पे जो आपका ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग a और b की वैल्यूज निकालने की बजाय a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल लें। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका हो जाएगा 3, और z का जो आपका डायरेक्शन रेशियो था वो क्या था आपका 1। अब ये जो आपकी लाइन आ रही है इसको हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इस गिवन प्लेन के साथ, इस गिवन प्लेन के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालते हैं, तो इसको k के बराबर लेट करेंगे, तो इसका जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5k - 1, 3k + 2 और k, तो ये हो जाएंगे हमारे जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो आपके जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके क्या आपने माने, अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में, क्योंकि आपको क्या गिवन था, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गिवन था अल्फा बीटा और गामा। तो मैंने कहा काम करो, अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हैं सेटिस्फाई कराओ अपने प्लेन पे, जब सेटिस्फाई कराओगे तो हो जाएगा 5k - 1 माइनस ऑफ 3k + 2 + k = 0। इसको सिंप्लीफाई करते ही k की वैल्यू आ जाएगी 1, जैसे ही k की वैल्यू आएगी तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4, ये आ जाएगी आपकी 5 और ये आ जाएगी आपकी 1, तो 4 + 5 + 1 विल बी इक्वल्स टू 10। तो इस हिसाब से आवर आंसर इज 10। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स a1 a2 a3 एंड सो ऑन, हम लोग को ये टर्म्स गिवन है AP में, और कह रहा है सिग्मा r = 1 से इनफाइनाइट AR/2 की पावर r 4 के बराबर गिवन है। तो कह रहा 4a2 की वैल्यू बताइए, यानी कि इस AP के सेकंड टर्म की वैल्यू बताइए इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या करेंगे, ये जो हमारा सिग्मा गिवन है इसको मान लें सबसे पहले s के बराबर, ये जो हमारा सम है इसको मान लेते हैं s के बराबर, क्या गिवन है r = 1 से इनफाइनाइट AR/2 की पावर r। तो जब आप r की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा a1/2, फिर उसके बाद a2/2 स्क्वायर, फिर उसके बाद a3/2 क्यूब एंड सो ऑन, सबका सम हो जाएगा। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कराते हैं। 2 से डिवाइड कराएंगे क्यों, क्योंकि हम लोग को जनरल टर्म बताना है यहाँ पे। आराम से इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा s/2, इधर हो जाएगा a1/2 स्क्वायर, इधर हो जाएगा a2/2 क्यूब, a3/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो आपका सम था ये कहाँ तक की जा रहा था, ये जा रहा था अप टू इन्फिनिटी तक की, है ना। ये सम आपका कहाँ तक की जा रहा था, अप टू इनफाइनाइट। तो मैंने कहा अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा s - s/2 विल बी इक्वल्स टू s/2, a1/2 अलग कर लो। अब उसके बाद जितने डिनोमिनेटर्स, जिनके टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a2/2 स्क्वायर माइनस a1/2 स्क्वायर।
तो मैंने कहा 1/2 स्क्वायर तो आपका अलग A2 माइनस A1 बचेगा, फिर उसके बाद A3 माइनस A2 बचेगा, नीचे हो जाएगा आपका 2 क्यूब, फिर A4 माइनस A3 बचेगा, नीचे बचेगा 2 की पावर 4। आप मुझे एक बात बताओ, A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, ये सारे लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ये किसके बराबर होता है? AP में। तो अगर A1 A2 A3 ये सब AP में गिवन थे, तो मैंने कहा A2 माइनस A1 है ना, क्या हो रहा है हमारा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 किसके बराबर हो जाएगा? सब D के बराबर। तो सबके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। उस कॉमन डिफरेंस को बाहर ले लेंगे तो अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा, ये पूरा सम बचेगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी हो जाएगी। भाई ये सम कहां तक की जा रहा था? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी होगा, जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 1/4 और कॉमन रेशियो हो जाएगा हमारा 1/2। तो S/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1/2 प्लस D टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 से 1/2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1/2 ओनली। तो 2 और 2 चला जाएगा, तो यहाँ से S1 की वैल्यू S की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 प्लस D। अब ये जो सम गिवन था ये किसके बराबर गिवन था? 4 के बराबर। तो मैंने कहा ये जो आपका A1 प्लस D आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। और आप मुझे बताओ, अगर D कॉमन डिफरेंस है और A1 फर्स्ट टर्म है, तो A1 प्लस D किसके बराबर होना चाहिए? A2 के बराबर। तो A2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी? 4A2 की। तो 4A2 विल बी इक्वल्स टू 16। सो आवर आंसर इज 16। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का जो रेशियो है वो आपको गिवन है इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 1/3 की होल पावर 1/4। वो आपको गिवन है रेशियो 6 की पावर 1/4 इज टू 1 के फॉर्म में। अब कह रहा अगर इसी एक्सपेंशन का सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अल्फा बाय 3 की पावर 1/4 है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो इंडेक्स है वो क्या होगा। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा हमारा T5, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है? दैट इज n माइनस r प्लस 2। तो अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें तो r की जगह पे क्या रखोगे? 5। तो हो जाएगा n माइनस 5 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 3। सो हम लोग को क्या बताना है? T5 और Tn माइनस 3 का रेशियो क्या हो जाएगा? तो T5 अपॉन T माइनस 3 का रेशियो देखो कैसे बताएंगे, Tn माइनस 3 का। तो T5 विल बी वॉट? NC4, ठीक है ना। T4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? NC4, 2 की पावर 1/4 की होल पावर n माइनस 4 और 3 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर 4। और Tn माइनस 3 की बात करें तो Tn माइनस 3 हो जाएगा NCn माइनस 4, 2 की पावर 1/4 की होल पावर 4 और 3 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर n माइनस 4। सो ऊपर हो जाएगा आपका क्या? देखिए ध्यान से, ये जो आपका रेशियो है किसके बराबर गिवन है? 6 की पावर 1/4 इज टू 1 के बराबर। मैंने कहा जो NC4 है वो NCn माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज से। बचेगा क्या? 2 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4 और नीचे बचेगा 2 की पावर 1। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 8/4। यहाँ पे क्या आपका 3 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर 4, यानी कि 3 की पावर माइनस 1। और यहाँ है आपका 3 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4 और उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो जब ये ऊपर जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 4/4 और प्लस 1, तो यानी कि 3 की पावर n माइनस 8/4 के बराबर। तो अल्टीमेटली ये हमारा कैलकुलेशन है केवल। तो यहाँ पे 2 और 3 की जो पावर है वो कंबाइंड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं 2 और 3 की पावर सेम है, तो उसको लिख सकते हैं 6 की पावर, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n माइनस 8/4 के बराबर। और इस तरफ क्या है आपका? 6 की पावर 1/4। अगर आप ध्यान से देखें पावर 4 कर दे तो यहाँ से n माइनस 8/4 की जो वैल्यू है वो 1/4 के बराबर आ जाएगी पावर कंपैरिजन से। तो यहाँ से n माइनस 8 जो है वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। और जैसे ही n की वैल्यू 9 आएगी तो हम लोग को क्या निकालना था? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? T6 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? T5 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या है? 9। तो 9C5, 2 की पावर 1/4 की होल पावर 4 और 3 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर 5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 84 अपॉन 3 की पावर 1/4 के बराबर। अब आपको क्या गिवन था? सिक्स्थ टर्म अल्फा अपॉन 3 की होल पावर 1/4 के बराबर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 84 के बराबर। सो आवर आंसर इज 84। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताने 3x3 ऑर्डर के, जिनकी एंट्रीज या तो फिर 0 और 1 हो, या तो फिर 0 या तो फिर 1 हो, और उन सारी एंट्रीज का सम जो हो वो आपका एक प्राइम नंबर हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगना। अच्छा, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करना है। ये हो गया हमारा 3x3 मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3x3 मैट्रिक्स हो गया। इसकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? या तो फिर 0 या तो फिर 1। और सारी एंट्रीज का जो सम है सिग्मा Aij वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। आप मुझे बताओ, अगर सारी एंट्रीज 1 भी हो जाती हैं तो मैक्सिमम सम कहां तक की जा सकता है? 9 तक की। यानी कि हम लोग को 9 से छोटे प्राइम नंबर्स के बारे में बात करनी है।
तो ये जो सारे नंबर्स है, सारी एंट्रीज हैं, इनका सम क्या क्या होना चाहिए, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3, या फिर 5, या फिर 7। तो यही तो चारों प्राइम नंबर्स है जो 9 से छोटे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सम जो इसकी एंट्रीज का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9। तो 9 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स है वो क्या क्या हो जाएंगे 2, 3, 5 और 7। अब सबका सम अगर आपको 2 करना है तो मैंने कहा 9 में से कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एंट्रीज आपकी 1 होनी चाहिए। तो उनको सेलेक्ट करने के वेस क्या हो जाएंगे 9C2, 9 में से कोई भी 2 1 होने चाहिए। अगर आपको इन सबका सम 3 करना है तो मैंने कहा 3 एंट्रीज 1 होनी चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे, किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 9C3 वेज में, 9 में से कोई भी 3 1 होनी चाहिए। प्लस या फिर इन सबका सम 5 के बराबर होगा तो इसमें से 5 एंट्रीज आपकी कैसी होनी चाहिए, 5 एंट्रीज आपकी 1 होनी चाहिए। तो उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 9C5 वेज में। और अगर इन सबका सम 7 है तो 9 में से 7 एंट्रीज आपकी 1 होनी चाहिए, तो हो जाएगा आपका 9C7। जब इन सबका सम करोगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 282 के बराबर। ये सम आप खुद कर लेना, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। इसका आंसर आ जाएगा 282, तो इस हिसाब से हमारा आंसर इज 282। तो इस क्वेश्चन में हमें p और p+2 दो प्राइम नंबर्स गिवन है और एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू गिवन है हमें इस फॉर्म में। अब कह रहा है अगर सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट p की पावर अल्फा एंड p+2 की होल पावर बीटा डिवाइड्स डेल्टा इज। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्टीमेटली क्या बताना है, सम बताना है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की मैक्सिमम वैल्यूज का सम बताना है जिसकी वजह से p की पावर अल्फा और p+2 की पावर बीटा इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। p और p+2 दोनों प्राइम नंबर्स गिवन है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइए कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट डेल्टा है इससे कुछ कॉमन आएगा रो 1 से। अगर आप ध्यान से देखें तो रो 1 से आपका p फैक्टोरियल तीनों से कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा p+1 और यहां बचेगा p+2। यहां की बात करते हैं, यहां से और यहां से और यहां से आप p+1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा आपका 1, यहां बचेगा p+1 और यहां बचेगा p+2 और यहां बचेगा p+3। उसके बाद यहां की मैं बात करूं तो इन तीनों से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या इन तीनों से आप कॉमन ले सकते हैं p+2 फैक्टोरियल। यहां पे आपका बचेगा 1, यहां बचेगा आपका p+3 और यहां बचेगा आपका p+4। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या क्या बच रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। या फिर आप अगर इस वाले से p फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, इस वाले से p+1 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं और इस वाले से p+2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता 1, यहाँ बचता p+1 और यहाँ बचता p+2 इंटू p+1। उसी तरह से जब आप इस पूरे कॉलम से p+1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा p+2 और यहाँ बचेगा p+3 इंटू p+2। उसके बाद इन तीनों से अगर हम लोग इस कॉलम से अगर हम लोग p+2 कॉमन करते तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा p+3 और यहाँ बचेगा p+4 इंटू p+3। तो तीनों से क्या कॉमन आया, तीनों कॉलम से एक से आया p फैक्टोरियल, एक से आया p+1 का होल फैक्टोरियल, एक से आया p+2 का होल फैक्टोरियल। और बाकी ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन बचा है, जो डिटर्मिनेंट बचा है, इसको जब आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे, आराम से कर सकते हो। रो 1 के अलॉन्ग आप जब एक्सपैंड करोगे इसको तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 के बराबर आ जाएगी, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जाएगी 2 टाइम्स p फैक्टोरियल, p+1 का होल फैक्टोरियल और p+2 का होल फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, जब आप एक्सपैंड करोगे ना तो आराम से सारी चीजें कैंसिल आउट होने लगेंगी। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपको क्या बताना था कि अगर ये डिटर्मिनेंट डेल्टा अगर आपका p की पावर अल्फा से और p+2 की पावर बीटा से डिवाइड हो रहा है तो अल्फा और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा p+2 केवल एक ही बार आएगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से, p+2 का केवल एक ही मल्टीपल है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो हो जाएगा p+2 की पावर 1। उसके बाद आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो p+2 से छोटे होंगे। तो मैंने कहा इसमें जो आपको p+2 का मल्टीपल मिलेगा तो p+2 की जो मैक्सिमम पावर है दैट विल बी 1 ओनली, p+2 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 1 ओनली। और अगर मैं बात करता हूं p की पावर अल्फा, तो p की कितनी पावर्स मिलेंगी, एक पावर यहां से मिलेगी p की, एक यालिस फैक्टर से मिलेगी। जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा p, और जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे भी एक फैक्टर आएगा p। तो p की कितनी मैक्सिमम पावर्स आपको मिल सकती हैं, 3। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू कंपैरिजन से वो आ जाएगी 3 के बराबर, और जो बीटा की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी 1 के बराबर। सो अल्फा इक्वल्स 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या बताना था, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 4। सो आवर आंसर इज 4। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, काफी बड़ी इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, और इक्वल्स टू है k/101। तो कह रहा 34k की वैल्यू बताओ। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसमें एक पैटर्न पकड़ना होता है हम लोग को अल्टीमेटली। तो इसमें आप एक पैटर्न देखो कैसे पकड़ोगे। अगर मैं पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये जो पूरी इक्वेशन जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाले 2 का आप उपयोग करिए, अच्छा इस तरह से आप उसको 2 को ब्रेक करिए ताकि नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं उससे कैंसिल आउट हो सके टर्म्स। तो आप इस वाले 2 को लिख दिए 4 - 2, इसको लिख दिया 5 - 3, यानी कि जो नीचे 3 टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं उसमें थर्ड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो 2 है। भाई आप एक बात बताओ, थर्ड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2। तो आप जो ऊपर वाला 2 है उसको आप इस तरह से ब्रेक करिए वो थर्ड माइनस फर्स्ट टर्म आ जाए।
तो 4 माइनस टू अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो 2 आएगा उसको लिख सकते हैं 102 माइनस 100 अपॉन 100 101 एंड 102। ये किसके बराबर है? 2 के अपॉन 101 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कराया है। अब जब एक बार 4 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इंटू 3, और जब एक बार 2 के नीचे ये वाला पार्ट जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 4 नेगेटिव साइन के साथ। तो ये होगा हमारे फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स। उसके बाद एक बार 5 के नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस एक बार हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। ऐसी हमारी सीरीज चलती जाएगी। लास्ट में हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 101, और एक बार हो जाएगा आपका 1 अपॉन 101 इंटू 102 इक्वल्स टू 2 के अपॉन 101। ध्यान से देखिए, पहले एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म से सेकंड का पहला कैंसिल आउट हो रहा है, तो फर्स्ट के सेकंड से सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट के सेकंड से सेकंड का फर्स्ट, ऐसे चेन बन जाएगी, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 101 इंटू 102। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 6, यहाँ क्या आपका 1 अपॉन 101 इंटू 102। इसको अभी वैसे ही रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको एक तरफ लेके जाते हैं, इसको एक तरफ लेके जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को उस तरफ लेके जाता हूँ तो इस तरफ हो जाएगा आपका 1 अपॉन 6, इस तरफ हो जाएगा आपका 2k अपॉन 101 माइनस 1 अपॉन 101 इंटू 102। ठीक है, इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ? हाँ, कॉमन ले सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों से 101 1 अपॉन 101 कॉमन आ जाएगा, उसको आप उस तरफ ले आके मल्टीप्लाई करा दो तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका 101 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1 अपॉन 102, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 101 बाय 6 माइनस 1 अपॉन 102। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो 2k की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी आपकी किसके बराबर? 2k की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 101 इंटू 102 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 102 के बराबर। तो जैसे ही 2k की वैल्यू आ जाएगी उसमें आप एक काम करो, उसमें आप 17 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ। तो जब आप 17 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से 34k की वैल्यू आ जाएगी 286 के बराबर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ 34k इज इक्वल टू 286। सो आवर आंसर इज 286। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट S गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 4, 6 और 9। एक सेट T गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हम लोग गिवन है 9, 10, 11 से लेकर 1000 तक। अब एक सेट A है जिसकी वैल्यू बताई गई, जो सेट A है उसमें हम लोगों को बताया गया दैट A1 प्लस A2 से लेकर AK तक की, वेयर K बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, ये सारे टर्म्स का सम है। और जहाँ पे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AK है वो आपका सेट S को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि जो जितने भी आपने A1, A2, A3 AIs लिए हैं वो आप किससे ले रहे हैं? सेट S से। या तो फिर वो 4 होगा, या तो फिर 6 होगा, या तो फिर 9 होगा। उन सब का सम एक सेट A में आ रहा है। अब कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बताइए, उन सारे एलिमेंट्स का सम बताइए जो कि आपका सेट T माइनस A में आ जाए, T माइनस A में आ जाए, सॉरी T माइनस A में आ जाए। अब आप मुझे बताओ सेट A की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेट A क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सेट A हमारा क्या हो जाएगा? A1, A2 से लेकर AK तक की, जहां पे जो AI है वो हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सेट S से। या तो फिर 4 होंगे, या तो फिर 6 होंगे, या तो फिर 9 होंगे। हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो A1, A2, A3 से लेकर AK तक की हो तो वो हमारे क्या हो जाए? वो हमारे 4 हो जाएं, या हो सकता है सारे के सारे 6 हो जाएं, या फिर सारे के सारे 9 हो जाएं। यानी कि जो सम आएगा वो आपका किस मल्टीपल में होगा? या तो फिर 4 के मल्टीपल प्लस 6 मल्टीपल प्लस मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर आप 4 और 6 पर अगर आप 4 और 6 ले रहे हो, इन सारे एलिमेंट्स की जगह पे अगर आप 4 और 6 ले रहे हो और एक भी आप 9 का मल्टीपल नहीं ले रहे हो, मतलब अगर आप एक भी 9 नहीं ले रहे हो, इन सारे एलिमेंट्स में अगर आप सारे एलिमेंट्स 4 और 6 ले रहे हो और 9 नहीं ले रहे हो तो मल्टीपल क्या हो जाएगा? मतलब जो सेट A है उन सारे एलिमेंट्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y। लेकिन हम लोग यहाँ पे तीनों से लेके बना सकते हैं, तो मल्टीपल क्या हो सकता है? 4x प्लस 6y प्लस 9z। अब जो सेट A के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे निकाल सकते हो आप? अब अगर आप मान लो, जैसे आप सोच रहे होगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग 4 का एक भी मल्टीपल ना लें, मतलब अगर हम लोग एक भी 4 ना लें इस पूरे में, ना ही एक भी 6 लें और ना ही एक भी 9 लें, तो फिर क्या लोगे? तो फिर लोगे 0 तो हमारा आएगा ही नहीं ना। तो अब आप एक बात बताइए, तो यहाँ से आप एटलीस्ट एक तो आप लो, मतलब हो सकता हो कि शायद ये जितने भी आपके मल्टीपल, जितने भी आपने टर्म्स किए हो सकता हो कि सारे के सारे कैसे हो जाएं? 4 हो जाएं। तो ये जो आपका सम होगा, सेट A के एलिमेंट का सम होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? केवल 4x के बराबर। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन गिवन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये 4, 6 और 9 के मल्टीपल्स में रहेगा, क्योंकि हो सकता हो 4 आपका n टाइम्स n1 टाइम्स जुड़े, 6 आपका n2 टाइम्स जुड़े और 9 आपका n3 टाइम्स जुड़े। तो इस वजह से आपका रहा है 4x प्लस 6y प्लस 9z। अब जो हम लोग को सेट T में एलिमेंट्स गिवन है, सेट T में एलिमेंट्स गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी फॉर्म में होंगे, 4x प्लस 6y प्लस 9z। आप x, y और z की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लो,
आप हमेशा देखना 9 से लेके 1000 के बीच में हमेशा उसकी वैल्यू लाई करेगी, एक्सेप्ट ओनली वन नंबर, क्या 11। आप एक्स वाई और जेड की कोई भी वैल्यू रख के देखो नेचुरल नंबर में, आप एक्स वाई और जेड की कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर पे वैल्यू रख के देख लो, आपका सम 11 कभी भी नहीं आ सकता है। आप देखिए, जब आप जैसे मान लो आपने 9 को नहीं लिया, मतलब आपने पूरे टर्म्स में पूरे एलिमेंट्स में 9 एक बार भी नहीं लिया, तो सम क्या हो जाएगा 4x + 6y के फॉर्म में। तो x और y मान लेते हैं, अगर x और y आपने सिर्फ एक बार लिया है, मतलब 1 1 लिया है, तो 4 + 6 विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। अदरवाइज आप जब भी x, y और z की कोई भी नेचुरल वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे सेट A में, वो आपके हमेशा कंटेन करेंगे अपने सेट T को। तो जब आप T - A करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ 11 को छोड़ के, एक्सेप्ट द एलिमेंट 11, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मल्टीपल है वो इन सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 11। तो जब आप T - A निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 11, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर है वो क्या है 4x + 6y + 9z के फॉर्म में ही होंगे, 9 से लेके 1000 के बीच में। तो यहां से हम लोग को क्या बताना था, T - A जो आपका सेट होगा उसके एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी 11, क्योंकि सिंगल एलिमेंट आ रहा, सिंगल टर्न सेट आ रहा है, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 11। सो 11 इज अवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो मिरर इमेज है इस सर्कल की, इस लाइन के अलोंग y = x + 1 लाइन के अलोंग, वो हम लोग को गिवन है सर्कल C2 के बराबर 5x² + 5y² + 10gx + 10fy + 38 = 0। अब इसमें कह रहा है अगर r रेडियस है सर्कल C2 का, तो अल्फा + 6r² की वैल्यू बताइए, जहां पे अल्फा आपका अननोन कांस्टेंट है सर्कल C1 में। ठीक है, कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर बताइए क्या हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा आपका 1,3, सबसे पहली बात। अब 1,3 की मिरर इमेज निकालते हैं इस लाइन के अलोंग, जो कि इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो 1,3 ये हमारा सर्कल C1 का सेंटर है। अब इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कैसे निकालते हैं इमेज, तो हो जाएगा x1 - 1/1, है ना, तो x1 - 1/1, उसके बाद y1 - 3/-1, क्या करते हैं हम लोग, y1 - ये वाला कोफिशिएंट, मतलब y का कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोफिशिएंट, दैट इज -1, इक्वल्स टू क्या होता है -2 टाइम्स इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराएंगे, तो 1 - 3 + 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2, 2 - 3 विल बी -1 और -2 आपका हो जाएगा +2, और नीचे आपका 2 है, तो 2/2 विल बी इक्वल्स टू 1। सो x1 - 1/1 विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 के बराबर, और y1 - 3/-1 इक्वल्स टू 1 है, तो इधर हो जाएगा -1 और 3 इधर आएगा, तो हो जाएगा 3 - 1 विल बी इक्वल्स टू 2। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर और y1 की वैल्यू भी आ जाएगी 2 के बराबर, यानी कि जो सर्कल C2 है उसका सेंटर हो जाएगा आपका 2,2। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू x² + y² -4x - 4y + 38/5। 38/5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन गिवन थी उसमें 5x² + 5y² था, तो 5 पूरे से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 38/5। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब मैंने कहा जो सर्कल C1 का रेडियस था वही सर्कल C2 का भी रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो रेडियस ऑफ C2 क्या हो जाएगा, √g² + f² - c, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 4 + 4 8 c की वैल्यू क्या 38/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो r आ जाएगा हमारा रेडियस C2 का, विच विल बी इक्वल टू √2/5। अब मैंने आपको क्या बताया, C1 और C2 का रेडियस सेम है, तो दोनों का स्क्वायर भी सेम हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। और आप मुझे बताइए इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा √g² 1 + f² यानी कि 9 माइनस c यानी कि अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका √10 - अल्फा। अब √10 - अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, √2/5 के बराबर। दोनों का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ से 10 - अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/5 के बराबर, सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 48/5। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, अल्फा + 6r² की, अल्फा की वैल्यू हो गई 48/5, 6r² की वैल्यू हो जाएगी 12/5, दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 के बराबर। सो आवर आंसर इज 12। सो अपना क्वेश्चन पेपर अब कंप्लीट हो चुका है।